नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं 11वीं कक्षा का भूगोल जो कि पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था आप लोगों को, अध्याय भू आकृति प्रक्रिया एवं भू आकृति प्रक्रिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, भू आकृति प्रक्रिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भू आकृति प्रक्रिया कैसे काम कर रही है पृथ्वी पर, धरातल पर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अंतर्जनिक प्रक्रिया या बहिर्जनिक प्रक्रिया, अपक्षय। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे। फिर अपक्षय का डिवीज़न किए थे, उसका प्रकार 3 प्रकार में हम लोग अपक्षय को विभाजित किए थे। पहला था रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, जैविक अपक्षय प्रक्रिया। इसको हम लोग आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन, अगर जो क्लास नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल गया गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके देख लेंगे पहले क्लास को मेरे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले इसका पिछले क्लास का थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, भू आकृति प्रक्रिया क्या था? भू आकृति प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी धरातल है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो संरचना का निर्माण हुआ था, पहाड़, पर्वत, है ना, ये मैदान, ये सभी संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ हम लोगों ने ये देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस संरचना के निर्माण में 2 प्रकार के बल कार्य कर रहे थे। ठीक है, एक अंतर्जनिक बल, एक बहिर्जनिक बल। ठीक है, तो अंतर्जनिक बल कौन से थे? एक तो जो थे आपको अंदर से, जैसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े थे, है ना, प्लेट विवर्तनिकी पढ़े थे, उसमें अंदर से एक ऊर्जा, एक तरंग कार्य कर रही थी, रेडियो एक्टिविटी तरंग, वो उसके कारण जो है जमीन ऊपर की ओर उठ रहा था। या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा बाहर निकल रहे थे धरती पर, वो धरती पर क्या है, पहाड़ पर पठार का निर्माण कर रहा था। यही तो था। ठीक है, तो अंतर्जनिक बल क्या कर रहे थे, निर्माण का कार्य कर रहे थे। उसके बाद जब निर्माण हो गया तो पृथ्वी के अंदर से जो बल काम किया अंतर्जनिक, तो निर्माण का काम किए, और पृथ्वी के बाहर से जो बल काम कर रहे थे उसे कह रहे थे हम लोग बाहिर्जनिक बल। ठीक है, बहिर्जनिक बल में वो क्या काम कर रहे थे कि जो निर्माण का कार्य हुआ, पहाड़, पठार, चट्टान जो भी बना, उसको वो तोड़ने का काम कर रहे थे, नष्ट करने का काम कर रहे थे। कौन? बहिर्जनिक बल। तो बहिर्जनिक बल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अपक्षय क्रिया होती है, एक अपर्दन क्रिया होती है, एक निक्षेपण क्रिया होती है, बहुत सारे बल उसमें काम कर रहे थे। तो अपक्षय क्रिया को हम लोगों ने देखा था कि अपक्षय क्रिया कैसे काम कर रहा था। अपक्षय क्या था कि वहीं जहां पे चट्टान है वहीं पे टूट रहे थे, खुद ब खुद किसी रासायनिक प्रक्रिया से या किसी भौतिक प्रक्रिया से या जीव के एक्टिविटी के से, यानी कि जीव के क्रियाकलाप से वहां के चट्टान टूट रहे थे। ठीक है, अब जो है यहां तक तो हम लोग देख लिए थे। अब जो है हम लोग आज के कक्षा में पढ़ेंगे कि अपक्षय के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, अपक्षय का महत्व पढ़ेंगे, बृहद संचलन, अपर्दन या मृदा निर्माण, ये सारे चीज हम लोग आज के कक्षा में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपक्षय के प्रकार से। ठीक है, अपक्षय के प्रकार को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हुए हैं। पहला है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पहले केमिकल, उसके बाद फिजिकल था, उसके बाद जैविक था। तो पहला हम लोग रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया उठा रहे हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से हम लोग फिर से 4 भागों में विभाजित किए हैं। क्या हुआ, विभाजित। कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग बांट के जब पढ़ते हैं ना बच्चों, तो बड़ा मजेदार लगता है और समझ में भी ज्यादा आता है। इसलिए हम हर चैप्टर में हर एक विभाग को बांट के हम पढ़ाते रहते हैं। तो उसी तरह रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को हम लोगों ने पुनः 4 अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण के लिए 4 भागों में विभाजित किया। पहला है घोल विलयन, दूसरा है कार्बोनेशन, तीसरा है जलयोजन या हाइड्रेशन, चौथा है ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण। ठीक है, तो ये क्या है, अपक्षय का जो आपका जो है बहिर्जनिक बल कार्य कर रहे हैं पृथ्वी पर। पहला अपक्षय को हम लोगों ने डिवाइड किया रासायनिक में। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को हम लोगों ने फिर 4 भागों में विभाजित किया। 4 भाग में घोल है, कार्बोनेशन है,
हाइड्रेशन है और ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो इसको याद करना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रासायनिक, पहले हम लोग जान ले रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होता क्या है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में जो होते हैं चट्टान खुद ब खुद टूटने लगते हैं। कैसे? जल के साथ संपर्क होने पर या किसी भी तरह का रासायनिक केमिकल उसके साथ मिलता है तो चट्टान में उपस्थित खनिज पदार्थ उसके साथ रिएक्शन करते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में होता है मुख्य रूप से। उसके बाद इसमें रासायनिक अपक्षय क्रिया में जल का योगदान बहुत ही ज्यादा होता है, वायु का योगदान बहुत ज्यादा आता है। वायु में जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब का योगदान चट्टान में उपस्थित खनिजों के साथ एक रिएक्शन करके एक बॉन्ड बनाकर तोड़ने का काम वो करती है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय क्रिया का पहला भाग, घोल विलयन। तो घोल विलयन क्या होता है? देखो, घोल या विलयन, घोल से साफ पता चल रहा है किसी चीज का घोल है, ठीक है। घोल जैसे हम अब आपको बोलेंगे कि आप चीनी और पानी दे देंगे, कहेंगे कि इसका शरबत बना के ले आओ, तो चीनी पानी को क्या करोगे? चीनी को पानी में डाल के एक घोल तैयार करोगे कि सर ये शरबत तैयार हो गया। उसी तरह क्या करता है प्रकृति, क्या करता है, बारिश या कहीं से कोई पानी आता है तो वो मिट्टी के साथ घुल जाता है या फिर चट्टानों में जो उपस्थित खनिज पदार्थ हैं उसके साथ घुल जाता है और एक घोल का निर्माण करता है। क्या? घोल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ठोस से ठोस पदार्थ जो होते हैं घोल के कारण ठोस से ठोस जो चट्टान होते हैं या पदार्थ जो होते हैं खनिज पदार्थ के घोल के कारण अलग हो जाते हैं, तो ठोस पदार्थ जो है टूट जाता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है कि जैसे कि मुख्य रूप से नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जो होते हैं घोल से प्रभावित होते हैं, घोल की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। और घोल का जो है शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण बहुत ज्यादा एकत्रीकरण होता है, ठीक है। घोल का क्रियाकलाप जो है शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, पहला हम लोगों ने घोल पढ़ा, विलयन। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खनिज पदार्थ का जो रिएक्शन होता है, जो उसके साथ मिलकर एक बनाते हैं, एक अलग केमिकल बनाते हैं, एक अलग तत्व बनाते हैं, उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है कार्बोनेशन, उसको कार्बोनेशन कहते हैं। उसके बाद कहता है कि कार्बोनेशन चूना या चौक या फिर डोलोमाइट या फिर अधिक कैल्शियम युक्त पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है तो वहाँ कार्बोनेशन की क्रिया होती है और वो जो है खुद ब खुद टूट के घुलकर अलग हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण जो है बच्चों कास्ट प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये चित्र, ये जो फिगर है आप इसमें देख रहे हो कि एक कहीं कहीं पर चट्टानों में छेद हो गया है, ये गड्ढा है, ठीक है। इस चट्टान में छेद होने का कारण है कि यहाँ पे कहीं चूना होगा या चौक होगा, कुछ था जो कि जल के साथ घुलकर या तो यहाँ से बहकर बाहर निकल गया या फिर जमीन के अंदर चला गया। कास्ट प्रदेश में अक्सर इस तरह का स्थलाकृति देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है जल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं तो वो एक अलग तरह का तेजाब का भी काम करते हैं। जैसे कि आप चूना बाजार से खरीद के लाओ, ठीक है, चूना में पानी डाल दो तो एक अलग उसमें उबाल आता है, ठीक है, गर्म होता है, उसमें हाथ डालने से हाथ भी जलने का डर होता है, तो एक रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है और थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। तो ज्योग्राफी जो है मिला जुला कर बच्चों साइंस ही है, ये आप मान लोगे थोड़ा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जल योजन या हाइड्रेशन। केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में हाइड्रेशन या जलयोजन होता है। हाइड्रेशन जलयोजन क्या होता है कि चट्टान जो होते हैं, कुछ चट्टानें
अपने में जल को बहुत तेजी से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद वो चट्टान फूलकर बड़ा, माने फूलकर उसका वजन भी बड़ा हो जाता है और फूल जाते हैं वो। जैसे कि अगर जो हम आपको एक पेपर देते हैं, कागज देते हैं, और कागज को पानी में डालोगे तो कागज क्या होगा, फूल जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। उसी तरह चट्टानों का भी वजन यहाँ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूल गया है, पानी को ग्रहण कर लिया, तो पानी का वजन प्लस चट्टान का वजन इक्वल टू डबल, ठीक है। तो दोनों का वजन बढ़ाकर डबल हो जाता है। और कभी कभी तो ये चट्टान जो इतना ज्यादा पानी अवशोषित कर लेते हैं कि वो भुरभुरा होकर तुरंत मिट्टी बन जाता है वहीं पे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप कागज को छोड़ दोगे पानी में तो वो कभी ये हालत रहेगा कि कागज को आप उठा भी नहीं सकते हो, वो खुद ब खुद गल के बिखर जाएगा। वही हाल होता है कुछ चट्टानों में, खासकर फेल्सपर चट्टान, जो कि पृथ्वी में हम बताए थे आपको चट्टान पढ़ाते समय कि फेल्सपर चट्टान जो है पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा पाया जाता है। तो फेल्सपर चट्टान का ये गुण होता है, जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है। ये पानी को अवशोषित करने के बाद कुछ चट्टानें जो है कुछ ज़्यादा पानी अवशोषित कर लिए तो वो यहाँ पे मिट्टी में परिवर्तित हो गया, और कुछ चट्टानें कम, तो अभी पूरी तरह से ये मिट्टी में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ये हाइड्रेशन के कारण होता है। किसके कारण? हाइड्रेशन। इसमें जल अवशोषण करने की शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है। नेक्स्ट जो है ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है देखते हैं। ऑक्सीकरण में बच्चों जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, ठीक है। कहते हैं लोहा को पानी और हवा के संपर्क में मत रखना, अन्यथा जंग लग जाएगा। इसलिए हम लोग लोहे को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था चट्टान में कि बहुत सारे चट्टानों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क जब पाए जाते हैं तो उसका ऑक्सीजन और ये क्या कहते हैं वायुमंडल से संपर्क होने के कारण उसमें जंग पकड़ता है, वो वहां से टूटने लगते हैं। वहां से लौह अयस्क जो होता है वो टूट के निकलने लगते हैं। तब क्या होता है, वो चट्टान भी उस जगह से टूट जाती है, ठीक है। लौह अयस्क हटता है तो चट्टान भी टूट टूट कर अलग हो जाती है, ठीक है। और अगर जो इसमें दूसरा भी पार्ट है कि अगर जो वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो तो क्या वो चट्टान, वो लौह अयस्क तत्व या खनिज किस तरह का रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करता है, ये जनरली होता है बच्चों आपको अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड में ये हो जाता है आपको भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल स्तर के पास, ठीक है। भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल स्तर के क्षेत्रों में होता है, जल प्लावित होता है। यहाँ पे चट्टान का रंग जो है लाल रंग से परिवर्तित होकर हरा या आसमानी धूसर हो जाता है, ठीक है। आसमानी धूसर हो जाता है। और इसमें जो है जबकि जमीन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन का क्रिया होती है उसमें चट्टान का रंग लाल, पीला या भूरा या फिर चॉकलेटी रंग का ये हो जाता है। जबकि जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे ये हरा या आसमानी धूसर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी समझ गए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। पहले हम लोगों ने पढ़ा अपक्षय प्रक्रिया में पहला भाग रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, ये दूसरा है भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिर से हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसे विभाजित किया 4 भागों में, ठीक है। पहला है भार विहीनीकरण का एवं विस्तारण, ठीक है, तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। तीसरा है हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग। चौथा है लवण अपक्षय, ठीक है। ये जो है 4 जो प्रोसेस है, पहला है भार विहीनीकरण या विस्तारण। इसमें जो है पहले ये जान लो कि भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अपक्षय क्रिया में खनिज पदार्थ के साथ कोई जो है अलग दूसरा तत्व, ऑक्सीजन हो, जल हो, एक रिएक्शन करके एक नया तत्व बनाकर उसे तोड़ दे रहा था, वहां से उसे भुरभुरा बनाकर तोड़ दे रहा था। लेकिन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में क्या होगा कि वो खुद ब खुद चटक के टूट जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 बॉल को लेकर टकराओगे तो वो टूट जाता है, ये भौतिक अपक्षय प्रक्रिया होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ये जनरली कहां होता है, तो ये शुष्क और ठंडे प्रदेशों में बहुत ज्यादा होता है। शुष्क और ठंडे प्रदेशों में ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भार विहीनी
भार विहीनीकरण एवं विस्तारण, ठीक है। भार विहीनीकरण एवं विस्तारण में क्या होता है बच्चों कि चट्टान बनने के क्रम में, यानी कि जैसे कि आग्नेय चट्टान जब बनता है, लावा जब बाहर निकलता है धरती के अंदर से, ज्वालामुखी से, तो वो चट्टान क्या होता है कि पूरे धरती पर इस तरह फैल जाता है। देखो चट्टान जो है, मान लो ये धरती है, ठीक है, यहां से लावा ज्वालामुखी के कारण ये लावा बाहर निकला, ठीक है, और ये धरती पर फैल गया। जब फैल गया तो ये क्या हुआ कि ये आपको नीचे वाले चट्टान में, निचले चट्टान में बहुत ज्यादा दबाव आता है, क्योंकि ऊपर चट्टान है, इसके पहाड़ टाइप का बन जाता है, तो नीचे वाले चट्टान में बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। किसके कारण? ऊपर वाले चट्टान के कारण, ठीक है, कारण। लेकिन किसी अपक्षय, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया हो या कि फिर और दूसरा अपक्षय प्रक्रिया के कारण जब ऊपर का चट्टान ये टूटता, हटता है, ठीक है, ये चट्टान जब हटता है तो नीचे का चट्टान क्या होता है, रिलैक्स होकर फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, या वो भी चटकन लेकर टूट जाता है। तो यही होता है भौतिक अपक्षय, भार विहीनी अपक्षय प्रक्रिया में, ठीक है, भार विहीनी। यहां पर देखो एक चित्र में हम दिखा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भंगीर यानी भवानीगिरी के समय ग्रेनाइट शैल में बृहत अपसल्कन गुंबद का निर्माण हुआ है। अपसल्कन गुंबद जो है, उसके ऊपर वाला पर्वत चट्टान हट गया, जिसके कारण ये फूल के इतना बड़ा गोलाकार रूप ले लिया है। इस तरह के गोलाकार जब रूप लेता है कोई चट्टान तो उसको कहते हैं अपसल्कन गुंबद, अपसल्कन क्रिया, ठीक है। तो यहां पे अपसल्कन को हम लोग देख लिए। अब जो है इसको आप अच्छे से समझ लो, जैसे कि अगर जो आप एक अटैची में कपड़ा सब बंद किए, ठीक है, बहुत ज्यादा कपड़ा जब हो जाता है तो अटैची को आप जबरदस्ती बंद कर देते हो, लेकिन जब अटैची को खोलते हो तो वो कपड़ा क्या हुआ, बुम सिवा बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि नीचे वाले कपड़े में दबाव बहुत ज्यादा है, ऊपर वाले कपड़े में अटैची का दबाव है। अटैची का जैसे ही खुलना वो कपड़ा ऊपर उछल जाता है। बस इसी कारण जो है यहाँ पे अपसल्कन गुंबद का निर्माण हो जाता है। ऊपर वाले चट्टान का बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण नीचे वाले चट्टान दबे हुए रहते हैं, और एकाएक जब ऊपर का चट्टान हटता है तो धीरे धीरे ये फूल करे अपसल्कन गुंबद का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब जो है हालांकि देखो ये प्रक्रिया होने में कोई मिनट 2 मिनट नहीं लगता, इसमें लाखों साल, हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट जो है तापक्रम में परिवर्तन, ठीक है, भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में नेक्स्ट है तापक्रम में परिवर्तन, ठीक है। तापक्रम में परिवर्तन क्या होता है? ये खासकर उष्ण प्रदेशों में होता है, ठीक है, तापमान तो उष्ण प्रदेशों में ज्यादा होगी। वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर जब बढ़ गया दिन में तो चट्टान क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। और वही जब टेम्परेचर यानी तापमान रात में घटता है तो तापमान थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वो जो चट्टान होते हैं थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो ये फैलने और सिकुड़ने के क्रम में वो चट्टान कभी न कभी चटकन के साथ टूट जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस मुख्य रूप से उष्ण प्रदेशों में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अपसल्कन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ऊपर का परत जैसे ही हटेगा तो वो गुंबदाकार रूप लेने लगेगा, नीचे का चट्टान तो वो गुंबदाकार रूप लेगा, तो उसको अपसल्कन का, वहां पर अपसल्कन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रक्रिया जो है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि ग्रेनाइट शैलों में इस तरह की जो चटकन होती है ना और गुंबदाकार रूप जब लेती है तो उसको टार कहते हैं। तो टार किसे कहते हैं? तो ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से निकली चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोला समूह का निर्माण होता है, उसे टार कहते हैं, ठीक है, उसे टार कहते हैं, याद रखना। और मुलायम चट्टान तो चटकन के टूटने के साथ वो तुरंत बिखर जाता है, वो चट्टान का रूप ही नहीं, चूंकि मुलायम है ना, तुरंत वो चूरन में बदल जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है हिमकरण पिघलन एवं तुषार। हिमकरण पिघलन ये क्या है? मुख्य रूप से शीतोष्ण प्रदेशों में होती है, और सर्दियों में, जब सर्दियों में
जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, खासकर रात्रि में हिमांक से भी नीचे गिर जाता है टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे सिर्फ बर्फ जमते हैं रात में और दिन में वो थोड़ा सा बर्फ पिघलता है, तो क्या होता है कि चट्टान, यहाँ पर देखो एक पिक्चर से हम समझा रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, रात में कभी बर्फ जमा हुआ, ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हो बर्फ जमा हुआ है और ये चट्टान टूटे हुए हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा ठंड आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे में बर्फ जम जाता है, चट्टानों पर भी बर्फ जम जाएगा। इन जो आप देख रहे हो दरार संधियां, इन संधियों में भी बर्फ जम जाएगा। और पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया में जो है बर्फ का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो क्या होता है जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो संधि अपने आप फैलेगा, टूटने के प्रोसेस में आ जाएगा, पानी का डेंसिटी कम होता है, तो ये इस तरह की दरारें आपको फटने लगेगी चट्टानों में। देखो ये सब दरारें जो है कोई वहां बैठ के तोड़ा नहीं है इन चट्टानों को, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया में ये हुआ है, टूटा है, चटकन आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लवण अपक्षय, ठीक है। लवण अपक्षय क्या होता है, नाम ही है लवण, यानी कि साल्ट। साल्ट मीन्स नमक। नमक क्या होता है कि चट्टानों में, खासकर रेगिस्तानी प्रदेशों में, मरुस्थल प्रदेशों में क्या होता है, नमक यानी साल्टी वाटर, नमकीन जल इन शिलाओं में, चट्टानों में, संधियों में प्रवेश कर जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण इन चट्टानों से जो है पानी वाष्पीकृत हो जाता है और वहाँ क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ साल्ट बच जाता है, यानी लवण बच जाते हैं, लवण के रवे बच जाते हैं, ठीक है, दानेदार। और धीरे 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 क्या होता है, वो रवे बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा होने से उन चट्टानों के संधियों को फैलाने लगता, दबाव देने लगता, उसे तोड़ देता है, ठीक है, जैसे कि बर्फ कर रहा था आपको शीतोष्ण प्रदेश में, ठीक, यहाँ पे मरुस्थल प्रदेश में बलुआई पत्थर पे आपको लवण अपक्षय प्रक्रिया कर रहा है, सेम। नेक्स्ट जो है बच्चों, अपक्षय प्रक्रिया में, अपक्षय प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, भौतिक अपक्षय प्रक्रिया हम लोग पढ़ लिए। तीसरा है जैविक कार्य एवं अपक्षय, ठीक है, जैविक कार्य, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। इसमें हम लोग कैसे जीवों को छोड़ दें, हम मनुष्यों को कैसे इससे अलग कर दें। सबसे ज़्यादा आज के डेट में टेक्नोलॉजी, मशीनरी का हम लोग जो जिस तरह से विकास किए हैं और जिस तरह से हम लोग तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं धरती पर, तो सबसे ज़्यादा वेदरिंग का काम, अपक्षय का काम हम मनुष्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पेड़ पौधे जो हैं, देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ जो है जमीन के अंदर अपना फैलाने लगते हैं। जैसे जैसे पेड़ विशाल होता है उसका जड़ भी बढ़ते जाता है, जमीन के अंदर वो जड़ जो है धीरे 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 रेंगते हुए कहीं चट्टानों में प्रवेश कर गया, कहीं मिट्टियों में प्रवेश कर गया, तो वो चट्टानों को मिट्टियों से अलग कर देता है, कभी कभी चट्टान के अंदर प्रवेश करके चट्टानों को भी तोड़ देता है। उससे क्या होता है, वो मिट्टी वहां भुरभुरे रह जाते हैं, चट्टान टूट जाते हैं और दूसरे अपक्षय प्रक्रिया वहां काम करके वहां से मिट्टी चट्टान को अलग कर देते हैं या फिर मिट्टी का निर्माण बेहतर करने लगते हैं तोड़ फोड़ कर, ठीक है। उसके बाद जब जमीन के अंदर बहुत सारे जीव जंतु गड्ढा बनाकर रहते हैं, ठीक है, चूहा, बिल्ली, चूहा, सांप इत्यादि, ठीक है। उसके बाद केचुआ वगैरह जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी खाते हैं तो वो एक उर्वरा मिट्टी पैदा करते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी में। तो उसके बाद क्या है, मनुष्य तो है ही इसमें जिम्मेवार, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने देखा अपक्षय प्रक्रिया के प्रकार। अपक्षय प्रक्रिया के प्रकार, इसमें एक छूट गया पॉइंट बच्चों, अपक्षय प्रक्रिया का महत्व भी होता है। अपक्षय प्रक्रिया के कारण जो होते हैं, अपक्षय प्रक्रिया के कारण मिट्टी का बेहतर से बेहतर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जितना भी देख रहे हैं अपक्षय टूट के महीन महीन कणों में बदला, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अपक्षय प्रक्रिया से ही मिट्टी का निर्माण होता है, सबसे बड़ा महत्व इसका यही है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं बृहद संचलन। बृहद संचलन, मास मूवमेंट। बृहद संचलन, ठीक है। बृहद संचलन बहुत बड़े बड़े पार्ट में, बहुत बड़ी संख्या में जब चट्टानें
पर्वतों से नीचे टूट के गिरते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बृहद संचलन। ये क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, पिछले कक्षा में हम पढ़ाए थे, उस कक्षा को फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं गया गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बृहद संचलन या कोई भी चट्टान गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बृहद संचलन में चट्टान ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है ये चट्टान धीरे धीरे गिरे या थोड़े से मध्यम गति से गिरे, ठीक है। इन प्रक्रियाओं को हम लोग पढ़ते हैं बृहद संचलन में। इसको बृहद संचलन को फिर से हम लोग बच्चों, ठीक है, इसके सक्रियता के कारण, किस तरह की सक्रियता दिखाती है बृहद संचलन, उसके कारण जो है इसे हम लोग फिर से 10 भागों में अलग अलग पार्ट में विभाजित किए हैं कि बृहद संचलन किस तरह का एक्टिविटी, किस तरह का क्रियाकलाप करता है, क्यों बृहद संचलन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पदार्थ जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ पर चट्टान सब देखते हो कि चट्टान सब जैसे कि सरिया के कोई रख दिया है, बहुत सारे चट्टान होते हैं, जैसे यहाँ देखो हम दिखा रहे हैं, पहाड़ है, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तुम कभी भी तो देखोगे कि पहाड़ों पर इस तरह गोल गोल चट्टान आपस में ऐसे सरिया कर रखे हुए हैं, ठीक है। ये गोल गोल क्या चट्टान है, चट्टान सरिया कर रखे हुए हैं। जब इसके आधार, चूंकि वो एक आधार बना कर वहां रखा हुआ है, मजबूती के साथ वहां रखा हुआ है, जब ये आधार इस चट्टान का मान लो कि ये आधार यहां से कमजोर हो गया, तो ये चट्टान क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, तो ये गिर जाएगा नीचे, ये चट्टान नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये होता है पहला कि क्यों हो रहा है बृहद संचरण। तो ये पहला हुआ कि चट्टान का आधार कमजोर होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है कि देखो जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी वगैरह का निर्माण आज भी चालू है ना, आज भी हो रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो वहां पे क्या होगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी में प्रवणता एकाएक और ढाल तीव्र हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रवणता की ढाल एकाएक नहीं, धीरे धीरे ही हो रहा है, एकाएक नहीं। तो प्रवणता का ढाल जब तीव्र होगा तो कोई चट्टान यहां रखा हुआ है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ढाल की प्रवणता बढ़ने पर भी चट्टान गिर जाती है, ठीक है, बृहद संचलन होती है। तीसरा है कि भार विहीन अति भार, मतलब कि चट्टान हम यहाँ पे मान लो कि ये पठार है, ये पठार या पर्वत जो भी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोड बना रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं। जनरली पठारी क्षेत्रों में क्या रोड बनाते हैं, रोड बनाने के क्रम में हम लोग यहाँ पे अलग से काट के अलग से कुछ खनिज मटेरियल रख देते हैं, यानी कि मिट्टी और जो भी अपना बनाने के लिए रोड में कंक्रीट वगैरह का यूज होता है वो डालते हैं। तो यहाँ पर एक दबाव पड़ रहा है, भार अलग से हम लोग दे रहे हैं। तो भार के कारण क्या होता है, कभी कभी देखते हो कि रोड पहाड़ी क्षेत्रों में रोड का भाग, रोड जो है टूट के नीचे गिरने लगता है, ये भार के अत्यधिक होने के कारण गिरता है, ठीक है। या फिर दूसरा कारण होता है कि अत्यधिक वर्षा होने लगे, ठीक है, अत्यधिक वर्षा। अभी हम क्या बात किए कि फेल्सपर जैसे चट्टान जो होते हैं पानी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अंदर जब ग्रहण कर लेते हैं तो वैसे चट्टान जो है, चट्टानों का वजन बढ़ जाता है, अधिक चट्टानों का वजन बढ़ेगा तो वो नीचे गिरेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, प्रवणता के कारण, प्रवणता मीन्स ढाल के कारण गिरेगा ही गिरेगा। या फिर अगला जो है कि हो सकता है कि वहां पे भूकंप आ जाए। अक्सर हम सुनते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आने के कारण भी चट्टानें नीचे गिरेगी। तीसरा कारण, अगला कारण जो है वो है कि हम लोग मनुष्य इतना ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पहाड़ को काट के रोड बना रहे हैं या पहाड़ को काट के खनिज तत्व निकाल रहे हैं, जिसके कारण जो है मशीनों का कंपन होते रहता है पठारी क्षेत्रों में। तो कंपन, यहाँ काम हो रहा है मशीन से, ठीक है, यहाँ पे काम हो रहा है, पता चलता है कि यहाँ का पहाड़ जो हिलने के कारण, कंपन के कारण यहाँ का चट्टान नीचे गिरने लगा, या हो सकता है यहाँ का भी चट्टान नीचे गिर जाए, या हो सकता है यहाँ का चट्टान कंपन से नीचे गिर जाए। तो कंपन के कारण भी चट्टानें नीचे गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है नदियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणियों से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो नदियों के बहने के कारण, ठीक है, नदी मान लो कि नदी पठारी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से
ऐसे निकला, ठीक है, यहाँ से नदी बह रहा है, नदी बह रहा है। इस बहाव में नदी चूंकि बह रहा है, उसे एक दोनों साइड, नदी के दोनों साइड उसे एक बांध मिल गया है, बांध के अंदर ही वो नदी बहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बांध के अंदर से एक रिसाव होने लगता है, ठीक है, रिसाव होने लगता है, नदी का पानी बांध को तोड़ के दूसरे तरफ जाने लगता है, धीरे धीरे या कम ही पानी नीचे जाए और दूसरे साइड जाएगा। तो उससे क्या होता है, यहाँ का जो है चट्टान पानी को अवशोषित करने लगता है, अवशोषण के क्रिया में उसका वजन बढ़ जाता है और यहाँ का चट्टान नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से हो रहा है। दूसरा और अगला कारण जो है सबसे बड़ा, कि हम मनुष्य जाति आज के तारीख में पेड़ पौधे को बिल्कुल समाप्त करने पर तुले हुए हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मट्टियों को पकड़ के रखते हैं जड़ के कारण, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं। समाप्त होने के क्रम में भी ये आपको सभी चट्टाने, मिट्टियां नीचे गिर रही है। चलिए आइए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा बृहद संचलन के कारण जो है कैसे कैसे मिट्टियां गिरी है। अब हम लोग फिर से अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बृहद संचलन को 3 भाग में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। पहला है मंद संचलन, दूसरा है तीव्र संचलन, तीसरा है भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन। तो मंद संचलन में जो बच्चों क्या होता है कि ढाल की प्रवणता बहुत कम होती है, पता नहीं चलता हम लोगों को, वो बहुत धीरे धीरे मिट्टी को काटता है, ठीक है। मंद संचलन का ये काम होता है, बहुत धीरे धीरे मिट्टी को काटता है। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि कभी बिजली का खंभा टेढ़ा हो गया, या फिर कभी हम देखते हैं कि टेलीफोन का खंभा जो वो टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वहां उसके धरातल से उसके आधार से मिट्टी किसी कारण से कट रहा है, ठीक है, कट रहा है बहुत धीमे, जो कि पता नहीं चलता, थोड़े समय में हम लोग को नहीं पता चलेगा, जिसके कारण वहां पर ये हो जाता है मंद संचलन में, ठीक है। इस पिक्चर में भी देख रहे हो, आज पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये जो पोल गड़ा हुआ है, ये लघु मतलब कि ये मंद संचलन के कारण ये टेढ़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धीमे धीमे यहाँ पे मिट्टियां कट रही है। नेक्स्ट जो है तीव्र संचलन। तीव्र संचलन में बहुत तेजी से नहीं बहता, लेकिन ये लघु संचलन से थोड़ा तेज बहता है, ठीक है। तो तीव्र संचलन में क्या हुआ, मंद संचलन से थोड़ा तेज बहता है। इसमें भी बहने की प्रक्रिया के आधार पे हम लोगों ने या अध्ययन के दृष्टिकोण को, इसको आसान बनाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने तीव्र संचलन को पुनः 3 भागों में विभाजित किए हैं। पहला है मृदा प्रवाह, दूसरा है कीचड़ प्रवाह, तीसरा है मलबा प्रवाह। सबसे बड़ी बात बच्चों यहाँ पर तीव्र संचलन के लिए कि वैसे जगहों पर तीव्र संचलन बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधों की का अभाव होता है, ठीक है, वहाँ पे मिट्टियाँ बहुत भर तेजी से वो गिर जाते हैं। या फिर ऐसे प्रदेशों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पानी का मिट्टियाँ जो है, चट्टाने जो हैं, पानी अवशोषण करने की शक्ति उनमें ज़्यादा होती है और वो धीरे धीरे या तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि तीव्र संचलन में जो मृदा प्रवाह होती है, ठीक है, यहाँ हम लोग तीव्र संचलन को 3 भागों में विभाजित किए हैं। ये पिक्चर देख रहे हो, मृदा प्रवाह के पिक्चर को आप देखो, ये जो है टूटा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यहाँ सीढ़ी बना दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग अपलोड कर देंगे इसको YouTube पे, गया गाइडेंस के YouTube पर ये पूरा कंटेंट्स आपको मिलेगा, उसमें आप देख लेना कि ये लग रहा है मृदा प्रवाह में कि एक सीढ़ी बना हुआ। ये कैसे होता है, इसको देख लो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है बच्चों, ये मान लो कि पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पठारी क्षेत्र में मिट्टियां, नीचे की मिट्टियां ये टूट के गिरती है सबसे पहले, ठीक है, ये टूट के गिर गई। जब ये टूट गई तो कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट पे ये, तो क्या हुआ कि नीचे पर्वत में ये नीचे की मिट्टी जो है वो टूट के गिर गई। तो ऊपर की मिट्टी जो होती है बच्चों, वो नीचे के मिट्टी के सपोर्ट पे ही खड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो नीचे का मिट्टी जब टूटा तो उसके ऊपर का मिट्टी भी टूट जाएगा, गिरेगा, फिर उसके नीचे ऊपर का मिट्टी, क्या होता है कि एक तरह का पूरा भड़भड़ा के नीचे ये गिर जाता है।
पूरा का पूरा ये जो है मिट्टी भर भरा के गिर जाता है। ठीक है, ये मृदा प्रवाह कहलाती है। दूसरा होता है कीचड़, कीचड़ प्रवाह। कीचड़ प्रवाह में क्या होता है बच्चों कि मृदा जो है वो बिल्कुल कीचड़ की तरह बन जाता है, इतना घोल वहां में हो जाता है कि वो मृदा जो है एकदम कीचड़ की तरह आपको इस तरह से दिखेगा निकलते हुए। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया तीव्र संचलन का। तीसरा जो है मलबा अवधाव। मलबा अवधाव में मलबा गिरेगा, मतलब चट्टान मिट्टी एक साथ गिरेंगे और तेजी से गिरेंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं से ये ज्यादा तेज रहेगा, इसमें मिट्टी और चट्टान दोनों मिले हुए रहेंगे, ये गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा भाग जो है भूसंकलन। भूसंकलन जो होता है बच्चों वो मंद संचलन और तीव्र संचलन से भी बहुत ज्यादा तेज होता है। भूसंकलन के कारण ही पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। भूसंचलन बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, भूसंचलन में पहले में हम लोग मंद में क्या देखें, धीरे धीरे गिर रहा है, लोगों को पता ही नहीं चला। दूसरे में तीव्र संचलन में हम लोगों ने क्या देखा कि मलबा गिर रहा है तो लोग देख के वहां से भाग सकते हैं, लेकिन यहां आपको मौका नहीं देगा भूस्खलन। भूस्खलन जो है बिल्कुल मौका नहीं देगा और बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा पर्वतों से। खासकर हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में भूस्खलन हो गई है, वहां पर रास्ता बंद हो गया है, या वहां पे इतने लोगों का, इतनी गाड़ियों का मतलब एक्सीडेंट हो गया है सिर्फ भूस्खलन के कारण। देखो, भूस्खलन को पुनः जो है हम लोग अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, अब अवसर्पण यानी कि स्लम्पिंग, शैल स्खलन रॉक स्लाइड, तीसरा है शैलपात रॉक फॉल। ठीक है, 3 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया। जितने भी हम लोग स्खलन पढ़ रहे हैं, आपको तीव्र स्खलन हो, भूस्खलन हो, तो ये सब जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग देखते हैं भूस्खलन में हम लोग देखते हैं स्लम्पिंग यानी कि अवसर्पण। देखो, इसका नाम है सर्पण, यानी सांप की तरह ये रेंगते हुए जाता है, नहीं इतना भी ज्यादा नहीं रेंगता है। होता क्या है, इस पिक्चर में हम दिखा रहे हैं, होता क्या है, यहाँ का पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ का जो है मिट्टी गिरता है, लेकिन वो सीधा नहीं गिरेगा, वो घूमते रोलिंग करते हुए दूसरे साइड आके गिर जाएगा। देखो, यहाँ का मिट्टी यहाँ कुछ गिरा, कुछ इधर इस साइड गिर गया, मतलब कि वो रोलिंग करता है, घूमते हुए सांप की तरह वो घूमते हुए नीचे गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा लेकिन तेजी से गिरेगा। ठीक है, मंद और तीव्र संचलन से तो बहुत ज्यादा तेज गिरता है। दूसरा जो पार्ट है भूस्खलन का वो है शैल स्खलन। शैल स्खलन में क्या होता है, चट्टान फट जाते हैं, चट्टान का ऊपरी परत जो है वो चटकनों के साथ फट जाता है और वो गिरने लगते हैं। देखो, यहां पर देख रहे हो कि इस पिक्चर में कि चट्टान का ऊपरी परत चटकन हो गया है, वो ऊपर से फटा हुआ है और कुछ चट्टानें गिर गई हैं। ठीक है, वो चट्टान फटने के कारण वो गिर जाते हैं, किसमें, शैल स्खलन में। तीसरा जो होता है शैलपात रॉक फॉल, यानी कि बड़े बड़े चट्टान एकाएक धड़ाम जमीन पे गिर जाते हैं। आप सोचते रह जाओगे, जैसे बारिश होती है ना, बारिश की बूंदे फट 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 गिरती है, उसी तरह होता है शैलपात। ठीक है, वो सिर्फ चट्टान गिरेंगे धड़ाम से। देखो, यहाँ पे जहां गिरी है वहां जैसे लगता है बम विस्फोट हुआ है, बम विस्फोट हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं दिख रहा है, वो पूरा का पूरा चट्टान इस क्षेत्र में गिर गया है ना, तो इसको कहते हैं शैलपात। ये हो गया आपको भूस्खलन। अब जो हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन जो होता है अपक्षय एवं बृहद संचलन। अपक्षय और जो अपक्षय प्रक्रिया हुई, अपक्षय में खुद ब खुद रासायनिक प्रक्रिया के कारण टूट गया चट्टान, या बृहद संचलन में क्या हुआ, मास मूवमेंट हुआ, बहुत सारे चट्टान या मिट्टी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो सभी जो है समझो कि अपक्षय बृहद संचलन ये में भी चट्टान ज्यादा दूर नहीं गया, ऊपर से नीचे गिर के रह गया, लेकिन उसे हमको उसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की प्रक्रिया कौन करता है, अपर्दन करता है।
अपर्दन क्या करेगा, दो काम करता है। एक तो जो है अपक्षय या बृहद संचलन के द्वारा जो चट्टानें टूट के अलग हो गई या बालू में बदल गया या मिट्टी में बदल गया, उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जाएगा। ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, वो अपर्दन वो काटता भी है। ठीक है, वो चट्टान को कुछ जो है काटता है, जैसे कि हवा के दबाव के कारण हवा जो चलती है या पानी जो चलती है, ये इसका कारक है। वो हवा अपने साथ कुछ बालू के कण ले जाते हैं और दूसरे चट्टान को रगड़ के खुरेच के वहां से काटते हैं। तो अपर्दन क्या किया, काटने का काम किया और उसी के साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित किया और तीसरे जगह पर ले जाकर निक्षेपित कर देता है, रख देता है। ठीक है। तो अपक्षय अपर्दन दोनों स्वतंत्र क्रिया है। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन दोनों स्वतंत्र क्रिया, लेकिन अपक्षय के द्वारा जो तोड़ के नीचे गिरा दिया है या फैला हुआ है, तो उसको अपर्दन क्या करता है, लेके चला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अपक्षय के कारण, अपक्षय के एक्टिविटी के कारण अपर्दन काम करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब अपक्षय जो है, अपक्षय प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे गतिशील शक्ति है। गतिशील शक्ति, उसमें नदी, हिमानी, हवा आदि काम करती है। ठीक है। और अन्य भागों में जाके निक्षेपित कर देती है पदार्थों को, तत्वों को। ठीक है, काटना वगैरह है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अपघर्षण, क्षरण तथा परिवहन के सामूहिक रूप को अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, अपघर्षण, क्षरण और परिवहन के सामूहिक रूप को अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो है अपक्षय जो है अपर्दन में सहयोग करता है। अपक्षय जो है, अपक्षय के कारण सभी चट्टानें टूट गई, अपर्दन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चला गया। तो अपर्दन के कार्य को वो मदद कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपर्दन। अपर्दन जो है परिवहन प्रक्रिया गतिज ऊर्जा के से नियंत्रित होता है। फिजिक्स में आप लोग गतिज ऊर्जा पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, 9th में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा उधर हम लोग ध्यान ले जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करता है। तो वो क्या करता है कि ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा हिंदी में कहते हैं के फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे हम m जो है बृहत पदार्थ है, बड़े हुए चट्टान है में वहाँ पर तत्व है जो कि, और v जो है वेग है, v फॉर वेग है। वेग मीन्स वो किस गति से जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, हवा जितनी तेजी से चलता है वो उतना ज़्यादा मटेरियल, उतना ज़्यादा मलबा अपने साथ ले जाकर दूसरे जगह निक्षेपित नहीं करता है। जबकि हिमानी जो है, हिमानी या हिम की नदी जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने साथ उसका जो है वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो हवा से उसकी गति धीमी होती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत ज़्यादा पदार्थ तत्व लेके एक स्थान से, मलबा लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाके निक्षेपित करता है। या पानी जो होता है उसमें जो है उसका भार हवा से ज़्यादा है, लेकिन वो हवा से ज़्यादा तेज नहीं चलती है। पानी नदियों में जो चलती है वो अपने स्थान से मलबा उठाकर दूसरे स्थान पे निक्षेपित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं तो वो नदी हिमानी, उसके तुलना में हवा जो है बहुत कम निक्षेपित करती है। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। उसके बाद जो है निक्षेपण। अभी तक हम लोगों ने अपर्दन में देखा कि सब चीज़ को तोड़ फोड़ के या खुरेच के या काट छाँट के या अपक्षय के द्वारा जो मटेरियल तत्व प्राप्त हुए उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया। ठीक है, तो वो जो है वो ले जाने के और दूसरे जगह रखने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण या डिपोजिशन।
ठीक है। जो जैसे कि हम लोग डेल्टा क्षेत्र में बहुत आसानी से इसको देखेंगे, निक्षेपण या डिपोजिशन को। डेल्टा क्षेत्र में नदी क्या होती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल प्लेन यानी कि समतल सतह प्राप्त होता है, और वहां पे ले जाते हुए मलबा को वो पूरी तरह से चारों तरफ फैला देता है। देखो ये नदी है, ठीक है, मलबा इधर है, चारों तरफ ये फैला दिया, ठीक है, और नदी अपना जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल समतल स्थल है। अब आइए मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण कैसे हुआ? अपक्षय अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा हुआ ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लिए हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। अपक्षय अपर्दन को पढ़ते हुए कि अपक्षय के द्वारा टूट फूट गया, और वहाँ से जो है नदियाँ उसको ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गई, निक्षेपित कर दी, और फिर जो है नदियाँ उसको चारों तरफ फैला देती हैं। तो क्या होता है, मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों में, जैसे कि स्टॉलर महोदय ने कहा था कि सजीव पदार्थ युक्त पौधों का पोषण करने वाली धरातल की प्राकृतिक परत को मिट्टी कहते हैं, ठीक है। उस मिट्टी का निर्माण की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मिट्टी के निर्माण को हम लोग विभाजित किए थे मृदा एवं मृदा के तत्व, ठीक है। तो मृदा के तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग कि जैविक पदार्थ जो है कैसे पौधों को पोषित करता है। तो वो जो है मिट्टी में जैविक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, इसलिए जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग देख रहे थे कि मिट्टी को जो अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुए, मिट्टी का निर्माण हुआ, वहाँ पे जो है नदियाँ निक्षेपित करती है, ठीक है, मिट्टियों को। और मिट्टी जो है पहले मिट्टी का जो है महीन परत, फिर मोटी परत, फिर उससे मोटी परत, इस तरह से होता है। नदी तक आप पहुंचोगे तो वहाँ पर मोटी परत मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरह जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो सबसे पहले मिट्टी वहाँ पे किसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा फैलाई जाती है, तो वो उपजाऊ नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे तो घास या फर्न जैसे पौधों का वो उगते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी में बहुत सारे केचुआ ऐसे जीव जंतु या फिर चूहा सांप उसमें बिल बनाते हैं, तो मिट्टी को उलट पुलट वो करने लगते हैं। तो मिट्टी के ये उलट पुलट करने की प्रक्रिया में मिट्टी में जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। मिट्टी में जल को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब जो होता है कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाने के कारण चिड़ियाँ हो गया या हवा हो गया या पानी के द्वारा कोई बीज आके, मान लो कि आम का बीज हो या किसी चीज़ का, नीम का बीज हो या किसी चीज़ का बीज वहाँ ला के रख देता है, तो वो मिट्टी में धीरे धीरे देखोगे पेड़ पौधों का विकास होने लगता है, वो उगने लगता है। तो इस तरह से मिट्टी में निर्माण होता है, मिट्टी में बहुत सारे पेड़ पौधों का उत्पत्ति होने लगता है। उसके बाद फिर से हम लोग मृदा के निर्माण के कारक को पढ़ेंगे। तो मृदा के निर्माण के कारक जो हैं, कारक क्या होते हैं, कारण, किस कारण से मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है, किस कारण से निर्माण हुआ, तो वो है जलवायु, दूसरा है मूल पदार्थ सेल, तीसरा है स्थलाकृति उच्चावच, चौथा है जैविक क्रिया, पांचवा है समय, ठीक है। मृदा के निर्माण का ये क्रम है कहो, ठीक है। सभी जलवायु क्षेत्रों में मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है, उस प्रदेशों में मृदा का निर्माण बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, ठीक है। और उसके बाद निर्माण में किस तरह की चट्टानें भाग ले रही है, ठीक है, और कितना ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तीसरा है स्थलाकृति या उच्चावच। मृदा निर्माण में अगर जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ मृदा निर्माण होगा, तेजी से होगा, या मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ मृदा का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि मिट्टी को काटेगा कौन, कहाँ ले जाएगा, क्योंकि प्रवणता भी वहाँ पे बहुत महत्व रखता है। उसका जैविक क्रियाकलाप में अभी हम लोगों ने देखा कि केचुआ वगैरह या चूहा वगैरह मिट्टी को उलट पुलट करते रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये सब चीज प्रक्रिया में एक समय लगता है, एक लंबे समय के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो ये थी बच्चों आज की कक्षा, ठीक है। और भू आकृति
प्रक्रिया, किस भू आकृति प्रक्रिया के तहत जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के तहत पृथ्वी के ऊपर का चट्टानों का यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारा चीज हम लोग देख लिए। आप लोगों के लिए गृह कार्य हम दे दिए हैं यहाँ पे, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना अपने घर पे, और कोई भी सवाल हो बच्चों तो आप हमसे गया गाइडेंस में के चैनल यूट्यूब चैनल पे प्रश्न कर सकते हो, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है बच्चों, और एक सूचना मैं आप लोगों को दे दूं कि 12th का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।